नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ट्रो का। शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ट्रो के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शरीर एवं चरित्र पुस्तक किसने लिखी? शरीर एवं चरित्र नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो क्रेचमर के द्वारा की गई। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन व सबसे पहला वर्गीकरण किसका है? तो हिप्पोक्रेट्स का है। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन और सबसे पहला वर्गीकरण किसका है? हिप्पोक्रेट्स का है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा लिखी गई है। नेचर ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो शारीरिक द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। किसने? हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को शारीरिक द्रव्य के आधार पर 4 भागों में बांटा है। अगले प्रश्न की बात करें कि हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मेलेनकोलिक प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं, उदासीन होते हैं। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मेलेनकोलिक प्रकार के जो व्यक्ति है वो किस स्वभाव के होते हैं? उदासीन स्वभाव के होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है, अपूर्व समायोजन है, संगठित मनोदेहिक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है वो गत्यात्मक संगठन भी है, अपूर्व समायोजन भी है और संगठित मनोदेहिक भी है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं, व्यक्तित्व के भावात्मक घटक है। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं व्यक्तित्व के भावात्मक घटक होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कूर्ट लेविन ने द्वंद्व या संघर्ष के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? उपागम द्वंद्व, परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व। ये 3 प्रकार कूर्ट लेविन ने द्वंद्व के बताए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कूर्ट लेविन के अनुसार किस द्वंद्व या संघर्ष के अनुसार दोनों अवसर श्रेष्ठ होते हैं? दोनों अवसर श्रेष्ठ होते हैं, वो कौन सा द्वंद्व है? तो वह है उपागम द्वंद्व। उपागम द्वंद्व में क्या होता है? दोनों अवसर श्रेष्ठ होते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे IAS या IPS में से एक को चुनना होता है, ये क्या है? उपागम द्वंद्व है। अगले प्रश्न की बात करें, परिहार द्वंद्व क्या होता है? परिहार द्वंद्व में दोनों स्तर है वो निम्न स्तर के होते हैं, जैसे इधर कुआं उधर खाई। तो ये क्या है? परिहार द्वंद्व है। अगला देखिए, उपागम परिहार द्वंद्व है। इसमें क्या होता है? एक अवसर तो श्रेष्ठ होता है, दूसरा अवसर क्या होता है? निम्न स्तर का होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो करूं या ना करूं, ये किसका एग्जाम्पल है? उपागम परिहार द्वंद्व का होता है। उपागम परिहार द्वंद्व में क्या होता है? एक अवसर श्रेष्ठ होता है और एक अवसर निम्न स्तर का होता है। आगे देखिए, उपागम द्वंद्व के अन्य नाम क्या है? तो उपागम द्वंद्व को ग्राह्य द्वंद्व भी कहते हैं, पद्धति द्वंद्व भी कहते हैं और पहुंच द्वंद्व भी कहा जाता है। फिर आगे देखिए, उपागम द्वंद्व है। क्या होता है उपागम द्वंद्व है? यह वह स्थिति है जब दो सकारात्मक उद्देश्य या दो धनात्मक लक्ष्य व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी 2 लक्ष्य होते हैं, दोनों ही सकारात्मक होते हैं या दोनों ही धनात्मक लक्ष्य होते हैं, जिनमें से एक लक्ष्य का चयन करना होता है और दूसरे का त्याग करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? उपागम द्वंद्व कहा जाता है। जैसे IAS या IPS में से एक को चुनना क्या है? उपागम द्वंद्व है।
अगले प्रश्न की बात करें कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में गाल्टन के द्वारा किया गया। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? 1885 में गाल्टन के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक, मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1890 में केटल के द्वारा किया गया। मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन केटल ने 1890 में किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1890 में केटल के द्वारा किया गया अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण व मापन में। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन हमें यहाँ पर करना है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का समूह है। ये भी राइट है कि बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का समूह होती है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये भी ऑप्शन सही है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये सभी कथन है वो सत्य है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है। किस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है? तो मूर्त बुद्धि का संबंध है वो यंत्रों और मशीनों से है। और मूर्त बुद्धि को ही क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे कि किस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है। मूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि, यहाँ पर आ जाए गामक बुद्धि तो भी राइट हो जाएगा। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि तीनों एक ही है। इनका संबंध यंत्रों और मशीनों से है। देखिए मूर्त बुद्धि को ही क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि को ही गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि किस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। कौन सी बुद्धि है जिसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है? तो अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बीने के द्वारा 1911 में किया गया है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बीने ने 1911 में किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। और बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, जिसमें बुद्धि के दो कारक बताए थे, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, जिनको जी और एस भी कहते हैं। और एक त्रितत्व सिद्धांत दिया था, जिसमें तीसरा तत्व दिया था समूह कारक सिद्धांत, समूह सिद्धांत दिया था।